हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है, जिससे आपको आज के दिन के करंट अफेयर से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। साथ ही साथ आप स्टैटिक जीके पॉइंट भी रिवाइज कर सकोगे। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। अच्छा, ये आज का करंट अफेयर आपको वन लाइनर के रूप में भी प्रोवाइड कराया जाता है। वो प्रोवाइड कराया जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब जी थे और 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 नामक रिपोर्ट जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी की है दोस्तों WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 पर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का पूरा नाम है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 एड्रेसिंग न्यू एंड इमर्जिंग प्रोडक्ट्स। देखिए, इसमें इसने ये रिपोर्ट जारी करके बताया है कि दुनिया भर में टोबैको के यानी तंबाकू के उपयोगकर्ता कितने हैं, इससे नुकसान कितना हो रहा है, ठीक है, इससे लॉस कितना हो रहा है, जनहानि को कितना हो रही है, ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए कुछ डाटा है दिया गया है इसके द्वारा कि 32 देशों ने अभी तक इंड्स पर ENDS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, इस पर बैन लगा दिया है 32 देशों में, ठीक है। और तंबाकू हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बनता है। दुनिया भर में 1.3 बिलियन तंबाकू उपयोग करता है, जिसमें से 80% आबादी तो वहाँ की है जो मध्यम और निम्न आय वाले देश हैं, यानी विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं। वहाँ पर वहाँ की जनता के द्वारा 80% यूज किया जाता है टोबैको। ओके, यानी पढ़े लिखे लोग तंबाकू नहीं खाते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना दोस्तों हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी वजह से 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे है, पूछा जाएगा जरूर। हेडक्वार्टर है जिनेवा में, अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम जी। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में WHO ने पानी से होने वाली मौतों पर भी रिपोर्ट जारी की थी। इसमें इसने बताया था कि 61% जो हैं वो डूबने में मौतों में 61% एशिया पैसिफिक क्षेत्रों से आते हैं। अच्छा, WHO से एक और क्वेश्चन आया था। इसने दोस्तों चाइना को अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। कौन? किसे? चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगर पूछा जाए भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, तब आप बताएंगे 2014 में, लेकिन मलेरिया मुक्त अभी चाइना हुआ है, ठीक है। इसने अभी मुकेश शर्मा को WHO के तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य बनाया है। ओके, भारत के हैं जो कि WHO के द्वारा दोस्तों डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष इस बार के लिए चुना गया है। प्रत्येक वर्ष के लिए चुना जाता है। पिछली बार के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे। इस बार WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं और इन्होंने अभी हाल ही में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा हुआ है। इस प्रस्ताव के तहत इन्होंने बताया है कि अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर। अब देखिए, ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा दोस्तों, ये साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट, इन सब क्षेत्रों में रिसर्च करने के लिए, स्टूडेंट को रिसर्च करने के लिए और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए जाएंगे। ये सभी धनराशियाँ जो हैं 50,000 करोड़ की। तो जो भी रिसर्च सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा और ज़्यादा हाईटेक बनाया जाएगा इन पैसों के माध्यम से, और जिससे रिसर्च सेक्टर में भारत भी आगे बढ़ सके अमेरिका जैसे देशों की तरह। ओके, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने नेटवेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने ये अवार्ड जीता है नेट वेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड 2021। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसने अभी हाल ही में अर्थ गार्डियन श्रेणी में यानी अर्थ गार्डियन कैटेगरी में जीता है ये नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021। सबसे अच्छे मैनेजमेंट के लिए, बेस्ट मैनेजमेंट के लिए अवार्ड इसे मिला है। अच्छा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी सूची में भी रखा गया है। अस्थायी सूची मतलब कि जो दोस्तों स्टेबल ना हो, जो अभी अभी आपको पता होगा, इस पर मैंने वीडियो दी हुई थी। 40 विश्व धरोहर हैं भारत में, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल हैं यूनेस्को के, तो वो 40 जो है वो अस्थायी हैं, लेकिन इसे अभी अस्थायी में रखा गया है। ओके, मध्य प्रदेश का ये भी है। मध्य प्रदेश से तो आपको पता ही होगा कि अभी अभी ग्वालियर और ओरछा शहरों को भी रखा गया था एक योजना के तहत, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, इसके अलावा भी अगर मध्य प्रदेश से रिवीजन करना चाहो तो अभी मध्य प्रदेश के बारे में कल ही मैंने आपको बताया था। इंदौर जिला है यहाँ पर, और इंदौर शहर दोस्तों ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, और इसको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। इंदौर शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में देवारण्य योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश के अभी नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। मध्य प्रदेश ने ही अभी हाल ही में दोस्तों अंकुर योजना शुरू की थी, और मध्य प्रदेश ने ही अभी हाल ही में उसका एक शहर है इंदौर, जो कि अभी मैंने बताया, उसमें स्मार्ट सिटी पुरस्कार भी जीता हुआ है। मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में भी टॉप पर है। इतनी जानकारी आपको मध्य प्रदेश से होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया? तो केरल पुलिस ने अभी हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए, विमेन सिक्योरिटी के लिए दोस्तों पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब ये दोस्तों कई चरणों में होगा, कई स्टेजेस में होगा। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है इसमें छोटे छोटे पिंक प्रोटेक्शन के नाम से एक कहें कि यूनिट बनाई जाएगी एक प्रकार से, ठीक है, और उस यूनिट का काम होगा अलग अलग सेक्टर में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। जैसे जैसे साइबर पर धमकाने वाले जो मामले आते हैं, ठीक है, दहेज से संबंधित मुद्दे आते हैं, अपमान से रिलेटेड होता है, यात्रा से रिलेटेड होता है, तो जहाँ जहाँ पर छेड़छाड़ की या विमेन सिक्योरिटी की कोई ऐसी घटनाएं आती हैं तो वहाँ पर अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग एक सेल बनाई गई है। इन सब को नाम दिया गया है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। केरल पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब केरल आया है तो केरल के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो स्टैटिक जान लीजिए केरल कहाँ पर है। केरल देखिए दक्षिण भारत में यहाँ पर है। तिरुवनंतपुरम दोस्तों केरल की राजधानी है, और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन जी। अच्छा, पिनराई विजयन दोस्तों अभी हाल ही में दूसरी बार बने हैं, सीपीआई पार्टी से हैं, दूसरी बार बने हैं। अभी 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ था उसमें केरल भी था, तो केरल दोस्तों अभी यहाँ के दूसरी बार सीएम बने हैं पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर हैं, और केरल हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार जी। कौन है? एस मणिकुमार जी हैं। केरल में टोटल 14 जिले हैं, 141 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें जाती हैं। केरल से करंट अफेयर का अगर रिवीजन करें तो केरल सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में मातृ कवचन नाम का एक टीकाकरण कैंपेन शुरू किया था, अभियान शुरू किया था, मातृ कवचन नाम का। केरल सरकार ने अभी हाल ही में महिलाओं के लिए ही एक अपराजिता नाम का शिकायत पंजीकरण पोर्टल भी लॉन्च किया है, वो भी इससे रिलेटेड है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। केरल का जो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, केरल में ही स्थित है। इसे एसीआई के द्वारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रोल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, केरल अपना बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है? तमिलनाडु और कर्नाटका से अपना बॉर्डर शेयर करता है केरला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, वियतनाम के दोबारा प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो वियतनाम के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं दोस्तों फाम मिन चिन्ह। कौन? फाम मिन चिन्ह बन गए हैं दोबारा से प्राइम मिनिस्टर वियतनाम के। देखिए दोस्तों, ये अभी 14वीं नेशनल असेंबली में भी हुए थे, सिलेक्ट हुए थे, और अभी 15वीं नेशनल असेंबली की यहाँ पर एक चुनाव हुआ, उसमें एक बार फिर से इनको चुन लिया गया है। इनका नया वाला कार्यकाल 2021 से 2026 तक के लिए यानी अगले 5 वर्षों के लिए होगा। चलिए, वियतनाम आया है। वियतनाम दिखाता हूँ आपको वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे साउथ की तरफ, इधर थाईलैंड की तरफ आएंगे। थाईलैंड जानते ही हो, थाईलैंड इस साइड। देखिए ये थाईलैंड है, ये है कंबोडिया, और ये है वियतनाम। वियतनाम देखिए इतना फैला हुआ है, ये यहाँ से लेकर के इतनी ये दूरी में फैला हुआ है वियतनाम, ठीक है। यहाँ की कैपिटल होती है दोस्तों हनोई, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं गुआन जुआन फुक। कौन है? गुआन जुआन फुक।
और यहाँ की करेंसी क्या होती है, वियतनामी डोंग। ओके, इधर देखिए साउथ चाइना सागर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष किसे चुना? तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के दोस्तों 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद दोस्तों ये मालदीव के हैं। कहाँ के हैं? मालदीव की। तो इनको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अगले सत्र का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये किसकी जगह पर आए हैं? वोल्कन बोजकिर की जगह पर आए हैं, जो कि 75वें सत्र के अध्यक्ष थे। तो अब इनकी जगह पर 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन होंगे? अब्दुल्ला शाहिद। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का दोस्तों प्रत्येक वर्ष एक सत्र बैठती है और उसका एक एक अध्यक्ष चुना जाता है। इसके ही सदस्य देशों के ही अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन मालदीव के इतिहास में पहली बार ऐसा है जब मालदीव का कोई ऐसा व्यक्ति है जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का इस बार अध्यक्षता करेगा। मालदीव 1965 में आज़ाद हुआ था, तभी से संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया था, यूनाइटेड नेशन में शामिल हो गया था। लेकिन अभी तक इस कंट्री से किसी भी इस संस्था का, यूनाइटेड नेशन की संस्था का अध्यक्ष नहीं चुना गया था, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि मालदीव दोस्तों बहुत ही छोटी कंट्री है। अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता भी उसको। 1945 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई थी। मैप में इसके लोकेशन की बात करें तो दोस्तों इंडिया के जस्ट नीचे ही है ये स्थित, ठीक है, भारत का ही पड़ोसी देश है ये। नीचे बहुत ही छोटी सी कंट्री है, देखिए बहुत ज़्यादा जूम करने पर ये देखिए ये छोटी सी कंट्री है मालदीव, ठीक है। मालदीव की राजधानी होती है माले। क्या होती है? माले होती है यहाँ की राजधानी। यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोलिह। यहाँ की करेंसी क्या होती है? मालदीवियन रुपया। अच्छा, मालदीव के ही पास में तो अभी चाइना का एक मॉड्यूल गिरा हुआ था जो उसने अपने स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया हुआ था, वो मालदीव के ही पास में यहाँ पर हिंद महासागर में गिरा हुआ था। इसको याद रखना आपको। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में वैदेही डोंगरे ने जीत लिया है मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब। वैदेही डोंगरे ये मिशिगन की रहने वाली हैं, भारतीय मूल की हैं, 25 वर्षीय हैं इनकी उम्र है। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। ये कथक की डांसर हैं। कथक जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इंडियन क्लासिकल डांस है, उसके प्रदर्शन के लिए इन्होंने मिस टैलेंटेड का भी खिताब जीता हुआ है। अच्छा, मिस इंडिया यूएसए ये बन गई हैं। जो सेकंड पर रहती हैं उन्हें कहते हैं फर्स्ट रनर अप। तो फर्स्ट रनर अप रही हैं जॉर्जिया की अर्सी ललानी, और सेकंड रनर अप रही हैं जो थर्ड पर रहती हैं नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी। ओके, अच्छा ये तो हुआ मिस इंडिया यूएसए। अभी मिस यूनिवर्स भी आया था चर्चे में। तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीता है। किसने जीता है? एंड्रिया मेजा ने। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को जीत लिया है वंतिका अग्रवाल ने। वंतिका अग्रवाल दोस्तों भारत की हैं। इन्होंने नेशनल वीमेन ऑनलाइन शतरंज का या चेस का खिताब जीत लिया है। दूसरे स्थान पर रही हैं पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी। तीसरा स्थान मिला है तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री को। वंतिका अग्रवाल ये चेस के खिलाड़ी हैं। अब चेस से रिलेटेड पॉइंट्स जानिए। देखिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं। विश्वनाथन आनंद जी। विश्वनाथन आनंद दोस्तों ये भारत के पहले चेस के ग्रैंड मास्टर बने थे। कब बने थे? 1988 में बने थे, 1988 को। और इनको आगे चल करके 1992 में दोस्तों दिया गया राजीव गांधी का खेल रत्न अवार्ड। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाने पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे, पहले व्यक्ति बने थे। इनफैक्ट कहें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जी ने ही दोस्तों अभी हाल ही में एक स्पार्क्सेन का एनसी वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी जीती। क्या जीती है? एनसी वर्ल्ड मास्टर्स की चेस की चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। ठीक है, जिसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। अब देखिए बी ऑप्शन में है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा दोस्तों ये विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं, लेकिन विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी हैं चेस के ग्रैंड मास्टर बनने वाले। डी गुकेश जो हैं, जो आपको ये ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये भारत के सबसे युवा खिलाड़ी हैं ग्रैंड मास्टर बनने वाले। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। क्लियर है? अभी दोस्तों शतरंज दिवस भी मनाया गया था, इंटरनेशनल चेस डे मनाया गया था 20 जुलाई को। इसको भी आपको याद रखना है।
अच्छा, जो लोग यूपी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत ही खास ई बुक लॉन्च की गई है, यूपी स्पेशल जीके प्लस करंट अफेयर। इसमें 1 साल 7 महीने का करंट अफेयर है और एक साथ ही सब कुछ मिल जा रहा है, योजनाएं परियोजनाएं सब कुछ अलग अलग कैटेगराइज करके दिया हुआ है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इसमें इतिहास, भूगोल और पूरा जीके है। ठीक है, ये करंट अफेयर प्लस जीके के साथ साथ आपको कंप्यूटर की प्रश्नोत्तरी भी बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 29 में। एमजेटी ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। और इसके अलावा भी बाकी स्टेट के जो भी हैं, जो ई बुक्स लॉन्च हुई हैं, उनको भी अपडेट करके आज या कल में लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, इन 3 स्टेट का भी लॉन्च कर दिया जाएगा, तो आप उनको भी ले सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो ये ई बुक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो एमजेटी ऐप पर मिलेगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप स्क्रीनशॉट के साथ संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ मिलकर एआई फॉर ऑल पहल शुरू की? तो अभी हाल ही में इंटेल कंपनी ने सीबीएसई के साथ मिलकर के एआई फॉर ऑल पहल शुरू किया है। इंटेल दोस्तों एक अमेरिकन कंपनी है, तो इसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। क्यों? जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इसके बेसिक्स के बारे में भारत के सभी नागरिकों को अवेयर किया जा सके, समझाया जा सके कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कैसे वर्क करता है। इंटेल की बात करें तो 1968 में ये स्थापित हुआ था। कैलिफोर्निया यूएसए में ये हेडक्वार्टर्ड है। सीईओ हैं पैट गेल्सिंगर। सीबीएसई की बात करें तो 1962 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और मनोज आहूजा जी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मेडिकल के ओबीसी वर्ग के छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% का, कितना, 27% के आरक्षण देने की घोषणा की है ओबीसी कैटेगरी का। इन्होंने ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं कहीं खास करके, उनको भी आरक्षण देने की घोषणा की है 10%। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नई बात तो है नहीं, बाकी सबके लिए तो अभी लागू है, लेकिन अभी मेडिकल एजुकेशन के लिए नहीं लागू था। तो भारत सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ये आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, ओबीसी को 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो मेडिकल एजुकेशन में भी जो अपनी पढ़ाई आगे जारी करना चाहते हैं, जैसे कि एमडी, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस, डिप्लोमा कोर्सेज, इन सब में भी अब आरक्षण मिलेगा। तो इससे अभी अनुमान लगाया गया है कि लगभग 5,550 स्टूडेंट को डायरेक्टली लाभ होगा। क्लियर? तो ये अगले शैक्षणिक सत्र से यानी 2021-22 से लागू किया जाएगा और ये दोस्तों ऑल इंडिया मेडिकल कोटा के तहत लागू किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों पेटीएम। पेटीएम पेमेंट बैंक 1 करोड़ फास्टैग या कहें 10 मिलियन फास्टैग जारी कर चुका है। 10 मिलियन फास्टैग। फास्टैग क्या होता है आप जानते ही हो, टोल प्लाजा पर टोल टैक्स लेने का एक नया और फास्ट तरीका है फास्टैग। ओके, तो पेटीएम पेमेंट बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी कर चुका है। अगर बात करें टोटल जितना अभी फास्टैग जारी हुआ है, जैसे कि 3.47 करोड़, तो इसमें से 1 करोड़ तो पेटीएम का ही है, यानी 28% हिस्सेदारी जो है फास्टैग जारी करने के मामले में ये पेटीएम के पास है। पिछले 6 महीनों में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने 40 लाख से ज़्यादा कॉमर्शियल और प्राइवेट वाहनों के फास्टैग जारी किए हैं, यानी फास्टैग से उनको लैस किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये बात किया जाए कि फास्टैग के में किस कंपनी के द्वारा सबसे ज़्यादा कलेक्शन होता है टोल टैक्स का, तो उसमें भी पेटीएम पेमेंट बैंक या कहें पेटीएम कंपनी आगे है। यानी लोग पेटीएम ही यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं टोल टैक्स वगैरह चुकाने में या फास्टैग को पेमेंट करने में। ठीक है, जो फास्टैग बनवा लिए उनका तो ऑटोमेटिक कट ही रहा है, डायरेक्ट हो ही रहा है। जो नहीं बनवाते हैं, जो वैसे पेमेंट करते हैं, उनमें भी यहाँ पर पेटीएम जो है ये आगे है। पेटीएम के बारे में बात करें तो स्थापना 2010 में हुई थी। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है और फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा जी। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास।
और हाँ, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अच्छा, कितने लोग चाहते हो कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जितना भी करंट अफेयर है, टॉपिक बाय टॉपिक, कैटेगरी बाय कैटेगरी, आपसे लाइव क्लास के माध्यम से आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएं करंट अफेयर के। अगर आप लोग ये चाहते हो तो मैं सीरीज स्टार्ट कर सकता हूं, जैसे पुरस्कार सम्मान का अलग, खेल खिलाड़ियों का अलग, ठीक है, नियुक्तियां जो भी अलग हुई हैं, तो इन सब के लिए लाइव क्लासेस लाई जाएं और पर डे एक एक टॉपिक आपका क्लियर कराते चला जाए जनवरी से लेकर के जुलाई तक। ये मैं सोच रहा हूँ, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताओगे तो आप ही पर डिपेंड होगा। आप लोग अगर इंटरेस्टेड होगे, कमेंट करके बताओगे, तब ये शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यूपी पीईटी का मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। अगर आप डेली मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, अभी समय बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। ये 20 मॉक टेस्ट की सीरीज आपको सफलता जरूर दिलाएगा। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, डेली दिन भर पढ़ाई करते हो, तो आपको पता लगता जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपका अभी वीक है, कौन से सेक्शन पर अभी आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मात्र 99 में मिल जाएगा यूपी पीईटी 99 कूपन कोड यूज करने पर। एमजेटी ऐप पर जाइए, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है ऑलरेडी, जाइए आप भी इसको ले लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तीसरा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। चौथा क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी की लाठी चार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जाइए इसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिए। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में अलग अलग इमेज के रूप में वन लाइनर भी आपको भेजा जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप क्विकली रिविजन कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो आप लोग जा करके उसको डाउनलोड किया करो इमेज को और एक बार पढ़ लिया करो, तो आपसे ये 10 क्वेश्चन तुरंत रिवाइज हो जाएंगे। चलिए बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।